जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड जो बुक नया मार्केट में आया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा। जो सेकंड एडिशन बिहार पुलिस का बुक मार्केट में आया है उसका आज टेस्ट नंबर पहला देखेंगे। और ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये 7 अगस्त 2024 को एग्जाम में आया। इस टेस्ट के जितने भी प्रश्न हैं ये 7 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ सारे प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस बुक में एक चीज महत्वपूर्ण है कि देखिए, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका 4 ऑप्शन है और उसका जो सही आंसर है उसके साथ में मतलब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो देखिए मतलब छूटने की संभावना बहुत कम है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगता है बताइएगा जरूर। और अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, देखिए, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो ये जनहित याचिका तैयार किया था, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, इसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं एग्जाम में उन सारे का मतलब डिटेल में दिया गया है। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका यानी कि अपील की व्यवस्था को सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते थे। जनहित याचिका के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका के बारे में ये सारे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। और ये देखिए, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज जो है सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 ईस्वी में मुंबई के कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। बिहार पुलिस में ये भी प्रश्न आया हुआ है कि जनहित याचिका के जनक कौन है, तो पीएन भगवती हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी भी देश में क्या कह रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो सब लोग जानते होंगे कि कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है ये संसद के पास होता है। और के संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है। चलिए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है और 12 सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले मतलब इन सभी सब्जेक्ट से, जैसे देखिए साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा राज्यसभा के मतलब लोग उत्तर प्रदेश से जाते हैं, ठीक ना। और लोकसभा में भी पूछेगा तो सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। कितने लोग हैं, तो 80 लोग लोकसभा के लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से और 31 लोग राज्यसभा के लिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका विघटन जो है कभी भी नहीं हो सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया सारे मतलब जो एग्जाम में आता है सभी दे दिया गया है, ताकि मतलब ध्यान में रहे और एग्जाम में सही बना कर आइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा, जिसे निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, लोकसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद
81 में है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है बल्कि अस्थायी सदन है। इसका अर्थात इसका विघटन जो है 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1976 में हुआ था और इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है और ये एग्जाम में आ सकता है कि 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और वही पुनः मतलब 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था 44वां, यानी कि 42 के 2 और जोड़िएगा तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं जिनमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। वर्तमान में यह संख्या 33+1 है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गई। आगे बढ़ते हैं कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का भी शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई है। पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा भारत में जहां जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है, जैसे लोकसभा व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन प्रक्रिया में। वही दूसरा पॉइंट था कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह निर्वाचन प्रणाली जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अपनाई जाती है। कौन सा? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले वरीयता क्रम के अनुसार पहले नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। वही राष्ट्रपति का पूछेगा तो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है ये 52 में है, आर्टिकल 52 में। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के तहत ये मतलब बताया गया है? तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत में ये बोला गया है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए डिस्कशन को भी मतलब देखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो रखवाता है ये राष्ट्रपति रखवाता है। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगला पॉइंट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। पहला बजट कौन पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी जो थे ये पहला बजट पेश किए थे और ये प्रथम वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। अनुच्छेद 75 के पहला में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पे कौन रहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही राष्ट्रपति पूछेगा सबसे लंबे समय तक कौन रहे? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। ये तीनों जो हैं, इंदिरा गांधी हैं, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसे होता है ना कि किसी भी सदन के आप सदस्य नहीं है, फिर भी मतलब ये पद को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको सिद्ध करना होगा किसी एक सदन से, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। तो पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला पॉइंट है कि 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री मतलब बने थे। पूछेगा सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई। वही राजीव गांधी, तो सबसे कम उम्र में कौन बने थे, तो राजीव गांधी। ठीक ना, देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों बिहार पुलिस के लिए, इसलिए मतलब इसका डिस्कशन करवा रहे हैं कि देख सकते हैं सारे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना, उस तरह का प्रश्न सेट किया गया है सर के द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. मावलंकर, जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक रहा था, जो कि 1980 से 89 तक चला था। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए यहाँ पे आया हुआ प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू थी। द्रौपदी मुर्मू जो है, भारत आजाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद जन्म लेने वाली ये प्रथम राष्ट्रपति बनी है कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम आदिवासी महिला भी द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में। और प्रथम महिला पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो प्रथम महिला हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या शामिल है, तो इसमें संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब इसके डिस्कशन को देखते हैं। तो ये दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच, मतलब केंद्र या राज्य के बीच, चाहे राज्य या राज्य एक राज्य दूसरा राज्य के बीच जो विवाद का निपटारा होता है वही करवाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। वही इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामले की सुनवाई करता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है कि एक तरफ भारत सरकार, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो सकता है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, कोई मतलब राज्य अपने आपस में लड़ रहा है, 2 राज्य या 2 से अधिक, तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ये 3 मतलब पॉइंट, ये 3 प्रकार है दोस्तों। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करता है। अब आपराधिक मामला है, तो आपराधिक मामला के अंतर्गत यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर, जिसका फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। आगे है दीवानी मामले, तो इसका क्या इसमें है तात्पर्य, तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। इससे जो प्रभावित पक्ष होता है वो न्यायालय में एक याचिका दायर करता है। और ये देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शोभा रिगपा क्या है, शोभा रिगपा जो है ये क्या है, तो ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक ना,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिस्कशन देखते हैं कि सोबा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सोबा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। आगे है कि यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोबा रिगपा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया है। सोबा रिगपा के ज्यादातर सिद्धांत और अभ्यास जो है आयुर्वेद के समान है। सोबा रिगपा में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास को महत्व दिया जाता है। सोबा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। सोबा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। अगला छठा नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में, जो कि मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया है। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान के एस्प्लेनेड से जोड़ती है। 7 नंबर प्रश्न है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार जो है ये गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसे पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, तो ये किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब आइए आगे है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, तो अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है 15 लाख रुपया। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया दिया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो जुगनू जो है ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जुगनू भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह निम्नलिखित है, जैसे इनसेट है, जीसेट है, कल्पना 1 है, एडुसेट है और हेमसेट है। ठीक ना। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 9 नंबर। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो सामा चकेवा जो त्योहार है भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। ठीक ना, भाई बहन के रिश्ते के लिए ये सामा चकेवा त्योहार मनाया जाता है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य कौन कौन से हैं? तो विदेशिया है। देखिए, विदेशिया भोजपुरी क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा निभाया जाता है। जट जाटिन जाटिन है। केवल अविवाहितों द्वारा इस लोक नाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन की प्रदर्शित किया जाता है। आयोग है डोमकच। यह नाट्य जो है घर आंगन में ही बारात जाने के बाद व अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास परिहास अश्लील व हाव भाव तथा संवाद को प्रदर्शित किया जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। देखते हैं, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था। शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है।
अन्य तथ्य क्या है इससे रिलेटेड? तो अन्य तथ्य है शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपनी राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री कौन कौन है? तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर है। मनुची इटली का है। पीटर मुंडी इसने अकाल का वर्णन किया था, इंग्लैंड का था। शाहजहां ने इनायत खान जिन्होंने शाहनामा लिखा है इसको संरक्षण दिया था। बसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इसका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार माना जाता है। और है अगला अब्दुल समद, अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया था एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जो था ये जीवक कहाँ का निवासी था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये राजगीर का निवासी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था, जीवक राजगीर जिसे अब राजगीर कहा जाता था, इसका पुराना नाम राजगीर था, यहाँ के निवासी था। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने 544 ईसा पूर्व में 492 इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इनका उपनाम सेनिया था। अस्थायी सेना रखने के कारण अवंती राज्य के राजा चंद प्रघोत जब बीमार हुए तो बिंदुसार ने अपनी राजवैद्य जीवक को चंद प्रघोत की सेवा में उज्जैन भेजा था। अब यहाँ पे मतलब हिंदी का प्रश्न दिया गया है दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर बनाना था, ठीक ना। तो आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जैसा बताइएगा आगे मतलब इसका आगे भी करवाएंगे। तो मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसे कंटिन्यू रखना है और किस टाइप से, अगर पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखना चाहते हैं तो बताइएगा कि फुल एक्सप्लेनेशन जैसे कि इसका डिस्कशन दिया गया है ना तो इसको भी करवाया जाए, और नहीं तो बोलिएगा तो सिर्फ इसका आंसर ही करवाएंगे, ठीक ना। तो जैसा आप लोग बताइएगा वैसा ही करेंगे। तो अपना मतलब सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज जो है, ये बुक का सीरीज अब कंटिन्यू रहेगा दोस्तों इस चैनल पे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। ये सीरीज जो है, ये बुक जो नया बुक मार्केट में आया है, इसको अब हम कंटिन्यू रखेंगे इस चैनल पे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।